नमस्कार, मैं कुंदन सिंह मंदाकिनी क्लासेस की ओर से फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम जो कक्षा 10वीं में अम्ल क्षारक का जो अध्याय पढ़ रहे थे, उस अध्याय को हमने सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार किसे कहते हैं या तनु अम्ल और तनु क्षार किसे कहते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने अम्ल क्षार के भौतिक गुणधर्म पढ़े, ऐसे गुणधर्म जो सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम या अब से हम इस अध्याय के अंदर रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक गुणधर्म, जब भी मैं साइंस के अंदर रासायनिक गुणधर्म का जिक्र करता हूँ तो इसका तात्पर्य ये होता है कि रासायनिक गुणधर्म मतलब किसी न किसी के साथ अम्ल या क्षार की अभिक्रिया हो रही होगी। तो मैं ज्यादा समय को ना लेते हुए आपको एकदम शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि अम्ल या क्षार की अभिक्रिया जब किसी से होती है तो क्या उत्पाद बनते हैं, क्या उत्पाद नहीं बनते हैं, अभिक्रिया होती है या अभिक्रिया नहीं होती है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। जैसे अपन पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के, अपन पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक गुणधर्म किसे कहते हैं? रासायनिक गुणधर्म का तात्पर्य मैंने भी आपको बताया था कि रासायनिक गुण का मतलब होता है अम्ल या क्षार की अपन अभिक्रिया करेंगे अनेक पदार्थों के साथ, भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, इनकी अभिक्रिया किसके साथ पढ़ेंगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की। जब मैं धातुओं के साथ अभिक्रिया लिखूंगा तो मैं इस तरफ लिखूंगा अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, और धातुओं के साथ अभिक्रिया लिखूंगा इधर क्षार के साथ धातुओं की अभिक्रिया। हम बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एक साथ अध्ययन करेंगे और स्पीड से पढ़ने के लिए, गति से पढ़ने के लिए भी हम इस चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर परिभाषाएं लिखाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, आप उसको बार बार सुनकर लिख सकते हैं या फिर आप स्टॉप कर करके वीडियो को इनकी परिभाषाएं लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? अम्ल के साथ। और बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि धातुओं की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होती है तो क्या होता है। तो हम जानेंगे कि जब धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ होगी? अम्ल के साथ होगी। जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जब भी धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ होगी? अम्ल के साथ होगी तो उत्पाद के रूप में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। और अगर अपन धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? क्षार के साथ करते हैं, तब भी क्या होगा? यदि धातु की अभिक्रिया किसके साथ हो? क्षार के साथ हो, तब भी उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इसका मतलब सिंपल है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रतिवर्ष पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जिसमें से अम्ल ज्यादा फेवरेट है आरबीएससी बोर्ड का। अम्ल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातुओं की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। या फिर वो आपको बोल देंगे कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करेंगे और पूछ लेंगे क्या बन रहा है। या फिर आपको अभिक्रिया दे देंगे कि फलानी धातु है, फलाने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रासायनिक समीकरण लिखो। कैसे भी आ जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके सामने कोई सा भी सवाल आ जाए आप उसको हल कर लेंगे। जैसे कि मैं वापस रिवाइज करूंगा कि धातुओं की अभिक्रिया, मेटल्स की रिएक्शन चाहे एसिड के साथ हो चाहे बेस के साथ हो, दोनों के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपको इनकी परिभाषाएं आपके हिसाब से लिखना है, ज्यादा ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखिए। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल या क्षार से होती है तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ जिंक धातु। मैं आपके सामने क्या लिखता हूँ? जिंक धातु। जिंक धातु की अभिक्रिया हम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, 2HCl बैलेंस कर देते हैं, अम्ल के साथ करते हैं। जब अम्ल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। जब जिंक धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं तो जिंक क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक इसी प्रकार से हम धातु की जिंक की अभिक्रिया करेंगे। जिंक की अभिक्रिया करेंगे क्षार के साथ, NaOH के साथ करेंगे, इसको भी बैलेंस कर देंगे। जब धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ होगी, जब धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ होगी तो सॉल्ट बनेगा प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है इसका नाम एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था और मुझे अच्छा लगता है जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। मैं तो चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब हम ईयरली में क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, अपन यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जिनको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैं दूंगा, आप नोटिस करना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बैठेंगे। और मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है, मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो आप उसमें से वो क्वेश्चन जो मैं ईयरली बोर्ड के अंदर रखने वाला हूँ मेरे तरफ से यहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल पर, आप उनमें से कुछ क्वेश्चन को पुट अप कीजिएगा। इससे क्या होगा कि बेहतरीन जो टफेस्ट एग्जाम है वो एक पारदर्शिता वाला जो क्या बोलते हैं परीक्षा होती है वो संपन्न हो पाएगी। मैं वैसे किसी को राय तो नहीं दे सकता, बस अपने मन की मिठास वो पूरी कर सकता हूँ, भड़ास पूरी कर सकता हूँ। तो आप वापस अपन लेसन पे आते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल की या क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो उससे कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरी बात, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक बीकर दे देंगे, आपको एक मात्रा खत्म हो गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको बोला जाएगा कि आपको एक बीकर दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपके कोई एसिड भर दिया जाएगा जिसका नाम नहीं दिया जाएगा, बस ऐसे लिखा जाएगा, और उसके अंदर कुछ मेटल्स के पार्टिकल्स, धातुओं के कण डाल दिए जाएंगे, जैसे कि जिंक के कण डाल दिए। जैसे ही जिंक के कण इसके अंदर जाएंगे, जिंक के कण इसमें जाएंगे, एक गैस का उत्सर्जन होगा, एक गैस आपके यहाँ से बाहर निकलेगी। उस गैस के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो बाहर उत्सर्जित हो रही है, फलाना गैस जो बाहर निकल रही है, उस गैस का नाम बताओ। तो ऐसी स्थिति में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ जाओगे कि धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो जाहिर सी बात है कौन सी गैस बाहर निकल रही होगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी। सेम तरीके से अगर किसी धातु की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ होती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गैस बाहर निकल रही है वो गैस कौन सी है? आपकी हाइड्रोजन गैस है। इसको और ज्यादा किया नहीं, हमारे तो चुल है, हम तो जांचना चाहते हैं कि यार कैसे गैस है, हाइड्रोजन है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट बना है जो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस टेस्ट का नाम है आपके पोप टेस्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, पहले बात आपको घबराना नहीं है। पोप टेस्ट, पोप टेस्ट, पोप टेस्ट किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आ जाए या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछ ले कि पोप टेस्ट किसे कहते हैं, तो पोप टेस्ट हाइड्रोजन के परीक्षण के लिए किया जाता है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, या गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे समझना, आपको अगर पोप टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है और आपको विस्तार से समझाने के लिए बोल दिया जाता है, पहले चीज तो ये है कि
आपको लिखना है पॉप टेस्ट किसके परीक्षण के लिए होता है? हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए होता है। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आपके पॉप टेस्ट किया जाता है। पॉप टेस्ट में क्या होता है समझना। एक आप बीकर ले लो, उस बीकर के अंदर आप कोई एसिड डाल दो, बाहर लिख दो H2SO4 का सॉल्यूशन। इसके अंदर आप कुछ मेटल्स के पार्टिकल डाल दो, जैसे कि हमने मेटल्स के पार्टिकल डाल दिए, जिंक के पार्टिकल, जिंक के दाने। इसके बाद हम इसको पूरे को पैक कर देंगे, केवल यहाँ पर एक ट्यूब लेने देंगे और इसको पूरे को पैक करके एक ट्यूब लेंगे और उस ट्यूब को डाल देंगे सोप के सॉल्यूशन में, साबुन के पानी के अंदर डाल देंगे, साबुन के पानी में डाल देंगे। जाहिर सी बात है, साबुन के पानी में जब गैस निकलेगी, जो भी गैस बाहर निकलेगी यहाँ से जो भी गैस बाहर निकलेगी, वो गैस साबुन के पानी में जाने के बाद कुछ बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। साबुन के पानी में अगर अपन गैस का उत्सर्जन करेंगे तो बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। वो बुलबुले गैस की वजह से, लाइट होने की वजह से वो एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ जाते हैं। जब एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ जाते हैं और इसके पास अपन जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, कैंडल लेके जाते हैं। जब अपन इसके पास जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं तो ये जो बबल्स होते हैं, बुलबुले होते हैं, ये एक पॉप ध्वनि के साथ फूट जाते हैं, पॉप साउंड रिलीज करते हैं, पॉप ध्वनि के साथ फूट जाते हैं। इस टेस्ट को इसीलिए कौन सा टेस्ट बोला जाता है? पॉप टेस्ट बोला जाता है। हाँ, वापस हम आते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम कि धातुओं की अभिक्रिया चाहे अम्ल से करो चाहे क्षार से करो, उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा ही होगा। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ की जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ की जाती है तब भी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आपको सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, या अपन जब यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन देंगे तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूला मैं पूछ सकता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखना। उसके बाद अपन ने पॉप टेस्ट के बारे में अध्ययन किया था। पॉप टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए किया जाता है। यदि हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो उसमें पॉप साउंड निकलता है, पॉप साउंड की ध्वनि प्राप्त होती है, इसीलिए इसे कौन सा टेस्ट बोलते हैं? पॉप टेस्ट कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन? धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, मैं एकदम डाउन टू अर्थ होके आपको, मतलब एकदम बेसिक, जैसे कि एक नौ सीखिया बच्चा होता है उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे सामने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाते तो आधे बच्चे तो सिर कुचलने लग जाते हैं, अरे यार ये धातु कार्बोनेट क्या है और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फलाने अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करो, फलाने क्षार की अभिक्रिया फलाने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करो, तो आप लिखोगे कैसे? अलाना फलाना नहीं लिख पाओगे। कहने का मतलब जिसको धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पता ही नहीं तो वो फॉर्मूला कैसे बनाएगा? तो इसके लिए एक तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जिसके भी पीछे CO3 लग जाए उसको आप कार्बोनेट बोल दोगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं मेरा नाम कुंदन है और मैं बोल दूं कि कुंदन के पीछे CO3 लग गया तो क्या हो गया? कुंदन कार्बोनेट हो गया। अगर मैं बोल दूं चुन्नी के पीछे, चुन्नीलाल के पीछे CO3 लग गया तो क्या हो गया? चुन्नीलाल कार्बोनेट हो गया। X के पीछे CO3 लग गया तो क्या हो गया? X कार्बोनेट हो गया। Y के पीछे CO3 लग गया तो Y कार्बोनेट हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बोल लूं कि धातु के पीछे CO3 लग गया, अगर धातु के पीछे CO3 लग गया तो ये क्या कहलाएगा? धातु कार्बोनेट कहलाएगा।
तो बात समझ में आई कि नहीं है? मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि जब किसी भी शब्द के पीछे, अगर देसी भाषा में समझे, किसी भी शब्द के पीछे अगर मैं आपके CO3 लगा दूं तो क्या वो कार्बोनेट बनेगा कि नहीं बनेगा? वो कार्बोनेट कहलाएगा। मेरे नाम के पीछे CO3 लगा दोगे, कुंदन कार्बोनेट हो जाएगा। घड़ी के पीछे CO3 लगा दोगे, घड़ी कार्बोनेट हो जाएगा। मार्कर के पीछे CO3 लगा दोगे, मार्कर कार्बोनेट हो जाएगा। ये केवल एक समझाने का तरीका है। आप धातु के पीछे, किसके पीछे? धातु के पीछे, मेटल्स के पीछे क्या लगा दोगे? CO3 लगा दोगे, क्या हो जाएगा? धातु कार्बोनेट हो जाएगा। जब धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया अम्ल के साथ या क्षार के साथ होती होगी तब क्या होता होगा? फिलहाल तो ये चीज समझिए कि धातु कार्बोनेट किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने आ गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, फिर दिमाग खराब होगा। तो एक बात बताओ, धातु कार्बोनेट किसको बोलते हैं? सर, धातु और कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? धातु कार्बोनेट बोलते हैं। अगर बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो क्या कहलाएगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाएगा। तो दोनों के फॉर्मूले आप आसानी से निकाल सकते हो, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनकी अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार से करते हैं, इनकी अभिक्रिया जब अपन अम्ल और क्षार से करते हैं तो क्या होता है? अम्ल और क्षार से धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता होगा? तो पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं कि क्षार धातु कार्बोनेटों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपको समझाऊं कि अम्ल, इसका मतलब क्षार नहीं करते, अम्ल तो करते होंगे, तो हम अम्ल के बारे में बात करते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ होती है? अम्ल के साथ होती है, तो किसका निर्माण होता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल का निर्माण होता है। When metal carbonate react with acid, when metal carbonate react with acid forms salt, CO2 gas and water. इसको आप ऐसे समझो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अपन किससे करेंगे? HCl से करेंगे। किससे करेंगे? HCl से करेंगे। तो किसका निर्माण होगा? सोडियम क्लोराइड सोल्ट प्लस, बिना देखे लिख लो, CO2 प्लस H2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हो तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हो, अगर आप अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हो, किसकी अभिक्रिया? अम्ल की अभिक्रिया, तो क्या होता है? तब भी सेम उत्पाद प्राप्त होता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल का निर्माण होगा। मतलब ये दोनों चीजें तो सेम रहेगी, चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हमेशा उत्पाद के रूप में अगर अम्ल की अभिक्रिया हुई तो उत्पाद के रूप में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होगा। कैसे होगा समझिए। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, धातु सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपका? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होगा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरी बात को वापस से स्पीड से और एकदम एकाग्रचित होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल और क्षार दोनों के साथ करके देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ केवल अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं?
अम्ल दर्शाते हैं। क्षार धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। अम्ल दर्शाते हैं तो चाहे वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों ही परिस्थितियों में अम्ल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। इस बात को कंठस्थ कर लेना और अपनी नोटबुक में छाप लेना और साथ में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से काम को और बेहतरीन ढंग से करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। हम चाहेंगे कि आप बेहतर तरीके से इसको समझें, टॉपिकों को समझें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, आपके मिलने वालों तक ये बात पहुंचाए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके भीलवाड़ा के अंदर अगर हम बेहतरीन एजुकेशन दे पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक थंब हमारे लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, हम आपसे केवल विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए, जितने सोशल मीडिया पर है वहां पर अपने टीचर्स के बारे में, अपने कोच, आपसे हम कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहे, मेरे को आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। बस आप इस वीडियो को जितने जरूरतमंद बच्चे हैं कम से कम उन तक तो पहुंचा दीजिए। और हाँ, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आपके कहीं पे भी आपने भीलवाड़ा में कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और आपको फिर भी कोई साइंस रिगार्डिंग डाउट है तो आप मंदाकिनी क्लासेस में निसंकोच बता सकते हैं। यहाँ आपके डाउट को निकालने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप हमसे फोन करके संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए और आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आगे आपकी समस्या का निवारण कीजिए। अगर आप मंदाकिनी में नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप हमारे लिए परिवार है, आप विद्यार्थी हैं और हमारा कर्म बनता है कि हम आपकी समस्या में आपके काम आए। आज के लिए इतना ही, ज्यादा मैं देर तक पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि छोटी छोटी वीडियो करके 10-10 मिनट की वीडियो करके मैं समझाऊंगा ताकि आप भी 10-15 मिनट की वीडियो के साथ इसको रिवाइज करें, लिखें। मैं नहीं चाहूंगा कि एक बार वीडियो देखकर आप छोड़ दें, आप इनको लिखें, नोटबुक में उतारें, उनका रिवाइज करें, रोज पढ़ें, 10 बार पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आने वाला है। इसी के साथ चलता हूं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।